हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्लास 11th के फिजिक्स सब्जेक्ट में आज मैं जो चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं दैट इज द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द फ्लूइड। और इससे पहले हम लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड डिस्कस कर चुके हैं। कुछ चीजें मैंने ऑलरेडी लिख रखी हैं, लेकिन मैं केवल समझाऊंगा, बाद में आप इसको नोट्स बना लीजिएगा। राइट, जैसे मैं सबसे पहले टॉपिक की बात करता हूं, जैसे चैप्टर कहता है कि मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड्स। तो व्हाट इज द फ्लूइड? फ्लूइड क्या है? अगर हम इसके बारे में डिस्कशन करें तो कहते हैं सबसे पहले बात आती है एक ऐसे सब्सटेंस की दैट कैन फ्लो। यस, फ्लो कर सकता है। ठीक है, और कौन फ्लो कर सकता है? वाटर, लिक्विड को कहीं फ्लोर पे फेंकिए तो फैलता, आगे बढ़ता चला जाता, यानी इट फ्लोज। रिवर में वाटर फ्लो कर रहा है, पाइप में वाटर फ्लो कर रहा है। यस, एंड देयरफॉर लिक्विड इज फ्लूइड। गैस की मत करिए, गैस फ्लो करती है, एयर चारों तरफ फ्लो करे, गैसेस ही तो है। एयर इज द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस, तो इट इज ऑल्सो फ्लोइंग। पाइप में गैस फ्लो करती है ना। इसका मतलब fluid is the substance that can flow, and liquid and gases both comes in the fluid. ठीक, और इनकी खास बात क्या होती है? खास बात यह है कि फ्लूइड जो है they occupy the shape of the container in which they are kept. चाहे वो गैस हो, पाइप में डाल दीजिए, सिलेंडर में डाल दीजिए, जिस भी शेप के कंटेनर में फिल करेंगे वो उसका शेप ले लेगा। अब ये बात खाली गैस के साथ नहीं है, इट इज ऑल्सो विद द लिक्विड, यानी लिक्विड और गैस दोनों उसके शेप को ऑक्युपाई कर लेते हैं। तो इसलिए हमने कहा कि फ्लूइड ऑक्युपाइज द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट। और मैं पहले बता चुका हूं कि वाटर, लिक्विड एंड गैसेस आर द एग्जांपल ऑफ द फ्लूइड, या नॉट एग्जांपल, दे कम्स इन द फ्लूइड। तो देखिए मैंने लिखा हुआ है the substance that can flow in is fluid. It can occupy the shape of the container in which it is kept, and liquid and gas both are fluids. कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है। और बात करें तो इनके मॉलिक्यूल्स रैंडम वे में अरेंज होते हैं, कोई फिक्स ऑर्डर नहीं होता है, कहीं के कहीं ट्रेवल करते हुए जिगजैग वे में मूव करते रहते हैं। राइट, लेकिन आप फ्लूइड्स के बारे में इतना कॉपी करेंगे। अब बात आती है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है डिफरेंस। अच्छा, जब लिक्विड और गैस दोनों फ्लूइड्स में आ रहे हैं तो इसमें कोई डिफरेंस होगा? यानी गैस और लिक्विड में कोई डिफरेंस है? एक तो आपको मालूम ही है, मॉलिक्यूलर सेपरेशन गैसेस में सबसे ज्यादा होता है और लिक्विड में कम होता है, सॉलिड में सबसे कम होता है। तो हम लिक्विड और गैस की बात करते हैं तो इन दोनों में मॉलिक्यूलर सेपरेशन का डिफरेंस है। लेकिन इसके अलावा क्या है? लिक्विड को हम इनकंप्रेसिबल मान सकते हैं। यस, लिक्विड को इनकंप्रेसिबल मान सकते हैं। परफेक्ट तो कुछ भी नहीं है, लेकिन हम इसको इनकंप्रेसिबल मान सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2, इसका फिक्स वॉल्यूम होता है। वाटर अगर 1 लीटर है तो इसका वॉल्यूम 1 लीटर होगा। अब चाहे जिस भी कंटेनर में रखिए, ग्लास में रखिए, कंटेनर में रखिए, सिलेंडर में रखिए, बट इट विल रिमेन 1 लीटर। इसका वॉल्यूम है फिक्स, ठीक है। और दूसरी चीज, इसकी फ्री सरफेस होती है, लेकिन किसी भी कंटेनर में रखिए, लेकिन फ्री सरफेस इसकी होगी। अब वहीं पे जब हम गैस की बात करते हैं तो गैस इनकंप्रेसिबल है? नो। प्रेस कर दीजिए, बैलून में लेकर के प्रेस कर दीजिए, सिलेंडर में पिस्टन से प्रेस कर दीजिए। जो घर में आपके सिलेंडर आते हैं ना एलपीजी वाले, गैस बहुत ज्यादा होती है और उसको प्रेस कर देते हैं और उतने वॉल्यूम में कर देते हैं, और उसकी वजह से वो लिक्विड के फॉर्म में हो जाती है। सिलेंडर के अंदर जो आपकी गैस है ना, उस हाई प्रेशर की वजह से लिक्विड फॉर्म में होती है, इसीलिए उसको एलपीजी बोलते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। क्यों? क्योंकि प्रेशर अच्छा खासा लगा करके उसको मेंटेन कर दिया गया है, ठीक है। तो यानी गैस क्या है? इट इज कंप्रेसिबल, और इसका कोई फिक्स वॉल्यूम होता है? नहीं। 1 लीटर की बाल्टी में रखिएगा तो 1 लीटर में रहेगा, 10 लीटर के कंटेनर में रखेंगे तो 10 लीटर में फैल जाएगा, पूरे रूम में फैल जाएगी भाई गैस, ठीक है ना। राइट, तो इसका मतलब गैस कंप्रेसिबल है, फिक्स वॉल्यूम नहीं है और कोई फ्री सरफेस नहीं है।
यानी इट एक्सपैंड्स टू ऑक्यूपाई द शेप ऑफ द कंटेनर। जिस कंटेनर में रख दो उसका शेप है, रूम में डाल दीजिए तो पूरे रूम में एक्सपैंड कर जाएगी, तो वॉल्यूम फिक्स नहीं है, राइट। तो दिस इज गिवन हियर द डिफरेंस बिटवीन लिक्विड एंड गैस। क्या? लिक्विड इज इनकम्प्रेसिबल, हैज डेफिनेट वॉल्यूम एंड फ्री सरफेस ऑफ इट्स ओन, जबकि गैस के बारे में कहा गया है गैस इज कंप्रेसिबल, हैज नो डेफिनेट वॉल्यूम एंड फ्री सरफेस दैट इज एक्सपैंड्स टू ऑक्यूपाई ऑल द शेप्स, जिस भी शेप में रखिए, ठीक है। अब जो नए टर्म आपको यहां दिखाई दे रहे हैं, फ्लूइड स्टैटिक्स एंड फ्लूइड डायनामिक्स, हम लोग फ्लूइड के बारे में पढ़ रहे हैं। तो फ्लूइड की कंडीशन क्या हो सकती है? एक फ्लूइड रेस्ट में भी हो सकता है और एक फ्लूइड मोशन में भी हो सकता है। जैसे किसी कंटेनर में फ्लूइड रेस्ट की कंडीशन में है, फ्लूइड इन रेस्ट, वही फ्लूइड रिवर में फ्लो कर रहा है। लिक्विड की बात कर लीजिए, वाटर है कंटेनर में फिक्स है, या पॉन्ड में है तो रुका हुआ है, लेकिन रिवर में फ्लो कर रहा है। तो जब रुका हुआ है, इट इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, इट विल बी फ्लूइड इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। लेकिन अगर वही लिक्विड अगर फ्लो कर रहा है तो दैट विल बी द लिक्विड इन द स्टेट ऑफ मोशन। और फ्लूइड, लिक्विड या फ्लूइड, लिक्विड में गैस भी ले सकते हैं आप, नो मैटर, तो कहते हैं फ्लूइड की स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन के बेसिस में फिजिक्स में दो ब्रांच नहीं बनी, और जिनको नाम दिया गया फ्लूइड स्टैटिक्स एंड फ्लूइड डायनामिक्स। और फ्लूइड स्टैटिक्स क्या है कि फ्लूइड स्टडी ऑफ द फ्लूइड इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, एंड दिस ब्रांच ऑफ द फिजिक्स इज फ्लूइड स्टैटिक्स या हाइड्रोस्टैटिक्स, राइट। और वहीं पे फ्लूइड डायनामिक्स क्या है? स्टडी ऑफ फ्लूइड इन द मोशन इज द ब्रांच ऑफ द फिजिक्स एंड नोन एज फ्लूइड डायनामिक्स या हाइड्रोडायनामिक्स, राइट। अब आप देखिए, कहते हैं स्टडी ऑफ फ्लूइड्स एट रेस्ट, दिस ब्रांच ऑफ द फिजिक्स इज फ्लूइड स्टैटिक्स और हाइड्रोस्टैटिक्स। और इस हम लोग पढ़ेंगे भी, कई चीजें पढ़ेंगे, लेकिन उसमें क्या है? पास्कल्स लॉ, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, सरफेस टेंशन, फ्लोटेशन ऑफ बॉडी या आर्किमिडीज प्रिंसिपल इसमें आता है। तो इन चीजों को हम जिस ब्रांच में पढ़ते हैं फिजिक्स की, दैट इज फ्लूइड स्टैटिक्स। और इन सब में देखना, पास्कल्स लॉ हो, चाहे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हो, चाहे सरफेस टेंशन हो, लिक्विड हमारा रेस्ट में रहता है, राइट। और इसीलिए इन सब लॉस को, पास्कल्स लॉ, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, सरफेस टेंशन, फ्लोटेशन ऑफ बॉडीज या आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ये सब हम लोग फ्लूइड स्टैटिक्स में पढ़ते हैं, ध्यान से समझिएगा, राइट। और उसके बाद फ्लूइड डायनामिक्स क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ फ्लूइड इन मोशन, दिस ब्रांच ऑफ द फिजिक्स इज फ्लूइड डायनामिक्स और हाइड्रोडायनामिक्स। और क्या है? विस्कोसिटी लिखा हुआ है, बर्नौलीज थ्योरम, टॉर्सलीज थ्योरम या प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी ऑफ द लिक्विड, इन सब चीजों को हम फ्लूइड डायनामिक्स में स्टडी करेंगे। यस, बात समझ में आ गया? अब करेंगे कब? मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। इस चैप्टर के अंदर हम फ्लूइड स्टैटिक्स एंड फ्लूइड डायनामिक्स दोनों की स्टडी करेंगे। कैसे? पास्कल्स लॉ, प्रेशर, या आगे सरफेस टेंशन आएगा, या फ्लोटेशन ऑफ द बॉडीज। और फ्लूइड डायनामिक्स में हम लोग स्टडी करेंगे विस्कोसिटी, बर्नौलीज थ्योरम, टॉर्सलीज थ्योरम या प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। तो स्टूडेंट्स, ये टॉपिक्स हमने कुछ बताए हैं, वीडियो पॉज करिए, नोट्स बनाइए इसके फास्ट, फिर मैं आगे बात करता हूं। कॉपी करिए। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो मैंने डिस्कस किया था उसके बाद नया टॉपिक आ रहा है थ्रस्ट। आप देखो, किसी भी कंटेनर में के अंदर जिसमें लिक्विड है उसमें कोई ऑब्जेक्ट डुबोइए तो क्या होता है? उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, उसकी सरफेस पर एक फोर्स लगता है, ठीक है, एंड दैट फोर्स इज थ्रस्ट, राइट। देखिए,
द टोटल फोर्स exerted by a liquid on any surface in contact with it is thrust. लिक्विड के कांटेक्ट में तो हो गई, अंदर है कंटेनर, तो उसके सरफेस पे जो फोर्स लग रहा है, टोटल फोर्स, दैट इज द थ्रस्ट. अब मान लीजिए एक लिक्विड, अगर हम ऐसे बात करें, यहां पे देखिए, आप इसको यहां देखिए, ये एक लिक्विड है, यहां तक फील्ड है, तो ये एक बॉल डाल दी मैंने, तो इसके ऊपर चारों तरफ से फोर्स लग रहा है, तो ये तो बोला गया द टोटल फोर्स एक्सर्टेड बाय द लिक्विड ऑन एनी सरफेस इन कांटेक्ट विद. तो ये पूरी सरफेस जो कांटेक्ट में, हर तरफ से फोर्स लग रहा है. और ये आपको मालूम है फोर्स कैसे लगता है, फोर्स इज नॉर्मल टू दैट सरफेस. इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को है नहीं, फोर्स परपेंडिकुलर है, राइट. ये हो गया थ्रस्ट. इट इज फोर्स. थ्रस्ट क्या है, फोर्स. तो यूनिट क्या होगा, इट्स यूनिट विल बी न्यूटन. क्लियर. अच्छा, अब कहते हैं, मैंने यहां लिख दिया, लिक्विड एट रेस्ट एक्सर्ट्स फोर्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंटेनर एट एवरी पॉइंट. इस पॉइंट को आप देखिए, पहले किसी भी सरफेस पे लग रहा है तो उस पर नॉर्मली फोर्स लगता है. दूसरा, जैसे यही कंटेनर है और इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है, तो इस सरफेस पर ये फोर्स परपेंडिकुलर यानी नॉर्मल फोर्स ही एक्सर्ट करेगा. इस स्टेटमेंट का मतलब हुआ कंटेनर की सरफेस पे लिक्विड जो है परपेंडिकुलर यानी नॉर्मल फोर्स एक्सर्ट करेगा, राइट. नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रेशर. प्रेशर क्या है, सबको मालूम होगा, फोर्स पर यूनिट एरिया या थ्रस्ट पर यूनिट एरिया. किसी पॉइंट पे लिखा है द प्रेशर एट अ पॉइंट ऑन द सरफेस इज द थ्रस्ट एक्टिंग normally per unit area around that point. Thrust acting normally per unit area around that point. मतलब जैसे मैं क्या करता हूं कि इस पे ऐसे प्रेस कर रहा हूं, तो प्रेशर इसी पॉइंट की बात है, इस पॉइंट की. क्यों, क्योंकि मैं यहीं पे तो प्रेस कर रहा हूं, इस पॉइंट की बात हो रही है ना. और नॉर्मल, राइट. बात समझ में आ गई. P से डिनोट करते हैं, P इज इक्वल टू F अपॉन A, फोर्स पर यूनिट एरिया. थ्रस्ट तो फोर्स है, मैं पहले बता चुका हूं, तो P इज इक्वल टू F बाई A. अब इसका यूनिट क्या होगा, फोर्स का यूनिट न्यूटन, एरिया का मीटर स्क्वायर. SI सिस्टम में तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. और जब सीधे सिस्टम की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, न्यूटन की जगह डाइन, मीटर की जगह सेंटीमीटर. और मैंने लिख रखा है यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर. और डायमेंशन फॉर्मूला MLT माइनस 2, इसका क्या होगा, MLT माइनस 2 अपॉन L2. और इसको अरेंज करेंगे तो डायमेंशन फॉर्मूला ML माइनस 1 T माइनस 2, ये आपको यहां पर लिख के दिया गया है, राइट. अब इस प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया का एग्जांपल देखिए. मैं आपको सीधा सीधा केवल एक एग्जांपल बताऊंगा. जैसे मान लीजिए ये नेल है, दिस इज नेल. ये पॉइंटेड है ना, ये पॉइंट है, इसके टिप पॉइंटेड है और ये फ्लैट है. नेल आपने देखिए ना, लोहे की कील जिसको दीवार में लगाते हैं हैमर से हिट करके. तो अब मैं इसको यहां पे अगर लगा करके इसमें अंदर करना चाहता हूं दीवार में, तो इसको हैमर करना पड़ेगा. जब हैमर करूंगा तो ये नेल जो है वॉल में आसानी से चली जाएगी. लेकिन अगर ये फ्लैट पोर्शन यहां करके ऐसे हिट करूं तो क्या जाएगा, नहीं जाएगा ना. क्यों, क्योंकि इस कंडीशन में कांटेक्ट एरिया कम हो गया, और एरिया जब कम हो गया तो प्रेशर क्या हो गया, ज्यादा. सेम फोर्स के लिए प्रेशर ज्यादा हो गया और ये इजिली दीवार में एंटर कर जाती है. लेकिन अगर हम ऐसे करें, ये फ्लैट पोर्शन को वॉल में लगाएं और अब इसकी ठोकाई करें, हैमर से हिट करें, तो क्या होगा, कांटेक्ट एरिया क्या हो गया, ज्यादा. एरिया ज्यादा हो गया ना, तो प्रेशर क्या हो गया, कम. उसी फोर्स के लिए प्रेशर कम हो गया. अब हमको अगर इसको अंदर करना होगा तो आप फोर्स बढ़ाएंगे तभी ये दीवार में जाएगी, ठीक है. तो ये इसका एक एप्लीकेशन है, ठीक है. कि अगर पूछा जाए नेल्स आर पॉइंटेड वाई, इसीलिए कि उसका एरिया कम होता है और एरिया कांटेक्ट कम होने की वजह से प्रेशर बढ़ जाता है, तो कम फोर्स में वो एंटर कर जाती है. दूसरा देखिए, नाइफ.
शार्प होते हैं ना, एज उसके शार्प होते हैं। क्यों? शार्प होने की वजह से जो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट वो मिनिमम हो जाता है, उसकी वजह से कम प्रेशर यानी हल्के से फोर्स से ही आपको वर्क हो जाता है। सब्जी छील रहे हैं ना वेजिटेबल्स को, उसका कवर उतार रहे हैं, कैसे? हल्के से। लेकिन अगर ब्लंट होगा, पोटैटो है उसकी सफाई करनी है ना, छील रहे हैं, उसका कवर हटाना है, तो क्या करेंगे? अगर फाइन शार्प आपका नाइफ है तो इसलिए हल्का हल्का करिए, साफ हो जाएगा। लेकिन अगर ये ब्लंट है तो फिर इट टेक्स मोर फोर्स, ज्यादा फोर्स लगाना, यानी प्रेशर बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि एरिया ज्यादा हो गया तो प्रेशर कम हो गया, यानी फोर्स बढ़ाना पड़ता है। तो इसीलिए शार्प होते हैं नाइफ हमारे, राइट। नंबर ऑफ एग्जांपल्स इसके हैं। किसके? प्रेशर के। अब जैसे मान लीजिए मैं ही यहां पर खड़ा हूं, मेरा वेट है कुछ 40 केजी, मास 40 केजी है, मेरा मास 60 केजी है, 70 केजी, कुछ भी, मान लीजिए 70 केजी है, राइट। मैं यहां पे खड़ा हूं तो मैं इस ग्राउंड पे कितना प्रेशर लगा रहा हूं, कैसे पता चलेगा? तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, एफ बाई ए। अब एरिया काहे का एरिया चाहिए? तो मेरे फीट जो यहां ग्राउंड में कॉन्टैक्ट में ना, पैरों का ये पोर्शन, ये एरिया मुझे मालूम होना चाहिए। कितना? दोनों पैरों का। तो अगर किसी क्वेश्चन में एरिया दिया है एक पैर का एरिया इतना है तो दोनों का डबल कर देंगे, दैट विल बी द टोटल एरिया। और फोर्स यानी मेरा वेट 70 इंटू ग्रेविटी जी, एम जी अपॉन ए, एंड दैट विल गिव द प्रेशर। या हम किसी लिक्विड पे फ्लोट कर रहे हैं तो वहां कितना प्रेशर लग रहा है? जब हम फ्लोट करें तो मेरी बॉडी का पूरा एरिया आएगा, पूरी बॉडी का एरिया, दैट विल वो दिया रहेगा। तो पूरा एरिया और कितना हमारा वेट है उससे हम निकाल देंगे। अब हम यहां खड़े हैं, ठीक है, और यहीं लेट जाए तो दोनों कंडीशन में प्रेशर सेम होगा। बोलिए, मैं यहां पर खड़ा हूं और यहीं फ्लोर पर लेट जाऊं, दोनों कंडीशन में क्या प्रेशर सेम होंगे? फोर्स तो सेम होगा। फोर्स का मतलब mg, मास इनटू ग्रेविटी। मास तो हमारी बॉडी का सेम है, दैट रिमेंस कांस्टेंट। ग्रेविटी भी बहुत वेरी नहीं करेगी, यहां तो वेरी नहीं करेगी बिल्कुल। तो mg फोर्स सेम है, लेकिन क्या प्रेशर सेम होगा? तो देखिए, जब मैं खड़ा हूं तो कांटेक्ट में क्या आ रहा है? पैर, फीट, एरिया, और वो कम है तो प्रेशर ज्यादा, यानी मैं खड़ी कंडीशन में प्रेशर ज्यादा लगा रहा हूं। और जब लेट जाऊंगा तो पूरी बॉडी का एरिया आ जाएगा, यानी एरिया इंक्रीज कर जाएगा ना। मैं अगर यूं करके ऐसे करके खड़ा हूं तो केवल ये एरिया आ रहा है, एरिया का प्रेशर ज्यादा। लेकिन मैं मान लीजिए यूं करके यूं लेटा हूं तो अब एरिया कितना हो गया? ये ज्यादा एरिया हो गया ना, एरिया ज्यादा हो जाएगा तो प्रेशर कम हो जाएगा। यानी खड़े होने की कंडीशन में हम कहीं खड़े हैं, वहीं बैठ जाते हैं, वहीं लेट जाते हैं, तो हमारा प्रेशर, हम जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, दैट वेरीज, राइट। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो अभी आपने देखा ये, दिस वाज द प्रेशर। और इसके बाद हम डेंसिटी की बात करते हैं। तो डेंसिटी क्या है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी इज द मास पर यूनिट वॉल्यूम। और यहां लिखा भी है कि डेंसिटी इज द मास पर यूनिट वॉल्यूम एंड किसी भी सब्सटेंस का, एंड इसको डिनोट करते हैं रो। डी नहीं, डी से भी करते हैं, लेकिन जैसे जैसे क्लासेस हायर होंगे नोटेशंस स्टैंडर्ड होते जाएंगे। डेंसिटी को डी की जगह रो करेंगे तो रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। और यूनिट क्या हो जाएगा? किलोग्राम पर मीटर क्यूब। किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो अभी क्या करिए, आप इसको पॉज करके नोट करिए, फिर हम आगे की बात करते हैं। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर का लास्ट टॉपिक, एंड दैट इज द रिलेटिव डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी। सीधा सीधा है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। किसी भी सब्सटेंस की अगर आपको रिलेटिव डेंसिटी चाहिए तो रिलेटिव का मतलब किसी दूसरे से रिलेट करना पड़ेगा, एंड दैट इज द वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। सीधा द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ वाटर at 4 degrees Celsius is relative density. और formula, relative density is equal to density of the substance upon density of water at 4 degrees Celsius. समझ में आ गया?
अब आपको मान लीजिए किसी सब्सटेंस की रिलेटिव डेंसिटी दे रखी है, तो सब्सटेंस की डेंसिटी निकाल सकते हैं। हाँ, डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस इज इक्वल टू रिलेटिव डेंसिटी इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। और ये क्या होती है? 1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। यस, मल्टीप्लाई कर देना, यू विल गेट द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस, राइट। तो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर मेरा यही खत्म, इसको कॉपी कर लीजिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।